बजट। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बजट को। लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा सा बजट के बारे में जाना था। बजट क्या होता है? किसी भी सरकार का आगामी वर्ष का क्या होता है? आय और व्यय के अंदर ब्यौरा, ठीक है, कि सरकार अगले वर्ष के अंदर कितना खर्च करेगी और कितनी उसकी आय होगी, ठीक है, उसके बारे में जो ब्यौरा देना होता है संसद के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? बजट। और ये जो बजट है किस भाषा का वर्ड? फ्रेंच। और जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का सैला। किस वर्ड से ये लिया गया है? बजट से। बजट किस वर्ड से आता है? बजट से। 1773 में ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन से? रॉबर्ट वालपोल। और रॉबर्ट वालपोल ने अपनी पार्लियामेंट्री के अंदर सबसे पहले एक थैला लेके आए थे चमड़े का। उस थैले के अंदर से कुछ कागज निकाले और उन्हीं कागज के अंदर क्या था? आय और व्यय का पूरा ब्यौरा था। और उसी के कारण उसको कहा गया है कि बजट खुल गया। तो जैसे ही चमड़े के बैग से ये कागज निकालते हैं तो उसी को कहा जाता है कि बजट का खुलना। तो इसी तरीके से भारत के अंदर पहला बजट है 7 अप्रैल 1860 के अंदर। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर के सन्मुख सेठी। किसने? आर के सन्मुख सेठी। स्वतंत्र हो गया ना। उसके बाद में गणतंत्र भारत का किसने किया था? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का किसने किया था? जॉन मथाई ने। उसके बाद में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बजट को पास किया था। तो 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ठीक है। ऐसी महिला प्रधानमंत्री जिसने बजट को पेश किया था कौन थी? इंदिरा गांधी। और पहली अभी कौन है महिला वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। सर्वाधिक बजट को प्रस्तुत करने वाला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10। पहले रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। एक समिति बनाई गई थी जिस समिति को हम क्या कहते हैं? एकवर्थ समिति। कौन सी? एकवर्थ समिति। कब? 1925। और इसी समिति के तहत क्या कर दिया? रेल बजट और आम जो बजट है दोनों को क्या कर दिया जाता है? अलग अलग। और फिर बाद में जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी की सरकार आती है 2014 के अंदर और 2016 के अंदर अमेंडमेंट करके दोनों बजट को क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि रेल बजट आम बजट के अंदर कब मर्ज हुआ? तो 2016 के अंदर। कब मर्ज हुआ है? 2016। बट दोनों का एक ही बजट जो दोबारा से पास हुआ था वो कब हुआ? 2017 में, क्योंकि 2016 के लास्ट में जाकर इन्होंने बजट को मिलाया था। अगले साल जैसे ही फरवरी आती है तो फरवरी के महीने के अंदर क्या होता है? बजट को प्रस्तुत किया जाता है। हमारी संसद के अंदर जो बजट है ये कब प्रस्तुत किया जाता है? फरवरी के लास्ट के अंदर, जब हमारा सेशन शुरू होता है उसी सेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फरवरी के अंतिम माह में। तो 2017 में क्या कर दिया इन दोनों को? एक। बजट तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है ये किसकी होती है? तैयार करने की प्रांकलन समिति। किसकी होती है? प्रांकलन समिति। बट संसद के अंदर पेश करने का अधिकार किसके पास दिया गया है? राष्ट्रपति। बट राष्ट्रपति क्या कभी करते हैं? नहीं। वो किसको जिम्मेदारी देते हैं? वित्त मंत्री को। टीवी के ऊपर सबसे पहली बार प्रसारण 1992, ठीक है, वहीं से आपका टीवी के ऊपर प्रसारण होने लग गया है, ठीक है। तो यहां पर हमारे संविधान के अंदर बजट नाम का ऐसा कोई भी शब्द नहीं दिया गया है। बजट के जगह क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल मतलब साल का, फाइनेंशियल मतलब आपका आय और व्यय से संबंधित, और स्टेटमेंट मतलब पूरा ब्यौरा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 212, इसमें क्या कहा गया है? 112। वित्त मंत्री विभिन्न कार्यों की योजनाओं को क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। 113 के अंदर क्या कहा गया है? प्रांकलन समिति के तहत खर्च का क्या दिया जाएगा? विवरण दिया जाता है। किस समिति के द्वारा? प्रांकलन, क्योंकि यही बजट को तैयार करती है, एक अलग से समिति बनाई जाती है। 114 के अंदर क्या होता है? विनियोग विधेयक लाया जाता है, और यही विनियोग विधेयक के द्वारा क्या किया जाता है? पैसे निकाले जाते हैं। कहां से? संसद से, ठीक है। स्पेशल बहुमत के द्वारा इस विनियोग विधेयक को पास किया जाता है। अगर ये विधेयक पास नहीं होता तो पैसा नहीं निकाला जाता। जैसे अभी कहते हैं कि शिक्षा के ऊपर हमने 32 करोड़ रुपए खर्च करने हैं,
तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने पैसा इन्होंने जो प्रस्तुत किया है प्रांकलन समिति के द्वारा, बट उस पैसे को वहां से निकालना भी होता है। वो किस विधेयक के द्वारा? विनियोग विधेयक के द्वारा। किस विधेयक के द्वारा? विनियोग। अगर मान लो पैसा कम पड़ जाए और दोबारा से पैसा निकालना पड़े तो कौन से आर्टिकल के द्वारा? 115। ठीक है, जैसे बजट मान लो कम रह गया, ठीक है, वो वहां पर पहले क्या एक एस्टिमेट आइडिया देते हैं हमें। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट आपका अमाउंट है। अगर इस अमाउंट से काम ना चल जाए या महंगाई बढ़ जाए तो उसके कारण अगर दोबारा से हमें पैसा निकालना पड़ता हो तो किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल नंबर 115 के द्वारा हम दोबारा से वहां से क्या करते हैं? पैसा निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना है बजट के प्रकार। अलग अलग प्रकार के बजट होते हैं। सबसे पहले आता है आपका जीरो बेस्ड बजट, जिसको हम कहते हैं शून्य आधारित बजट। अब शून्य आधारित बजट क्या होता है इसको समझते हैं। जब बजट में पिछला लेन देन को छोड़कर एकदम नए सिरे से बजट बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट। यानी कि पिछला कोई भी लेन देन नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से जिस बजट को हम शुरू करते हैं उसी बजट को हम क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट। तो सबसे पहले भारत के अंदर इस शून्य आधारित बजट को पेश किया था किसके द्वारा? राजीव गांधी। कब? 1987 और 88। ठीक है, जो बजट होता है अभी जैसे आगे बजट आएगा 24 और 25 का बजट होता है वो। ठीक है, क्योंकि 24 की पूरी साल, अगले 3 महीने 25 के होते हैं। क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ये कब से शुरू होता है? आपका 1 अप्रैल। कब से? 1 अप्रैल। तो पहले वाले जो आपके जो आगे से अप्रैल से जाएंगे हम जनवरी तक, और जनवरी, फरवरी और मार्च ये अगले साल की होती है। तो इसलिए यहाँ पर 88, 87 की फरवरी के अंदर ये बजट लाया गया था। किसके द्वारा? राजीव गांधी। बट पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले किसने? अमेरिका के कौन थे? जिमी कार्टर। अमेरिका के जिमी कार्टर, जिन्होंने 1977 के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, बट इस शून्य आधारित बजट के जो जनक है ये कौन है? पीटर फायर। कौन है? पीटर फायर। ऐसे ही राज्यों का भी बजट होता है। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर भी बजट प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग बजट दिया जाता है। तो जो शून्य आधारित बजट था सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश। इसको याद करने का कोई वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहला राज्य कौन सा बनता है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने ही कौन सा? शून्य जीरो बेस्ड बजट को जारी किया था। तो वहां से लिंक करके इसको याद रखना आपको। दूसरा जो बजट आता है जिसको हम कहते हैं जेंडर बजट। क्या कहते हैं? जेंडर बजट। जेंडर बजट आप नाम से पता लग रहा है, जेंडर मतलब लिंग, यानी कि लिंग के आधार पर, यानी कि जिसके अंदर महिलाओं को अलग और पुरुषों को अलग से फोकस किया जाता हो। ठीक है, जिस बजट में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग कुछ प्रावधान हो उसी को हम क्या कहते हैं? जेंडर बजट। 2001 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर सबसे ज्यादा बढ़ावा देना शुरू किया था। और जैसे ही यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने भी यहां पर महिला सशक्तिकरण के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया था। और उन्हीं के कारण हर क्षेत्र के अंदर 33% से ज्यादा महिला का कॉन्ट्रीब्यूशन आज के समय बताया जाता है। हर क्षेत्र के अंदर 33% की मंजूरी कर दी है। आप देखते होंगे कई बार कोई डिपार्टमेंट जैसे हरियाणा पुलिस है, महिलाओं की भागीदारी कितना % है? 33% है बेटा। ठीक है, हरियाणा पुलिस के अंदर 33% महिलाओं की। और अभी आने वाले टाइम के अंदर ये कह रहे हैं कि हम 50% तक करेंगे इसको। ठीक है, 33% अभी भी है। ठीक है, तो ये महिला सशक्तिकरण है, यानी कि जितनी महिलाएं हैं उतना ही पुरुषों को भी हम उल्टा कह दिया। ठीक है, पुरुषों को जितना अधिकार है उतना अधिकार किसको दिया जाए? महिलाओं को भी। ठीक है, उतना अधिकार महिलाओं को भी दिया जाए। इसलिए आप देखते होंगे 2000 के आसपास वैकेंसी हरियाणा कांस्टेबल फीमेल्स की आती है, 6000 पुरुष की आती है, 5000 6000। ठीक है, तो ये 33% का कोटा रखा गया इसके अंदर। ठीक है, तो जेंडर बजट उसी को कहते हैं जहां पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबर रखा जाता हो। ठीक है, उसी को जेंडर बजट कहा जाता है। अगला आता है संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट कहते हैं इसको हम। इसके अंदर क्या होता है? जिसमें आय और खर्च दोनों क्या हो? बराबर हो। क्या दोनों बराबर होंगे? भारत के अंदर इनकम तो कम है सरकार की, खर्चा ज्यादा है। ठीक है, आगे हमारा आएगा घाटा, खर्च, इनकम, ये कितना कितना है उनको हम देखेंगे तब आपको पता लगेगा। भारत की इनकम तो है कम बट खर्चा क्या है? ज्यादा। और जब सरकार ज्यादा घाटे में चली जाती है तो उसी घाटे को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। क्या कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम वित्तीय घाटे वगैरह घाटों को। तो संतुलित बजट यही होता है। ठीक है, बट भारत का कभी भी संतुलित बजट वगैरह बनना मुश्किल होता है
चौथा हमारा जो बजट आता है जिसको हम कहते हैं आउटकम बजट। कौन सा? आउटकम बजट। इसके अंदर क्या होती है? सरकार पैसे को खर्च करती है, उस धन द्वारा किए गए कार्य का क्या बनाया जाता है? रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, और उसी रिपोर्ट कार्ड जब वो संसद के अंदर पेश करती है तो उसी को कहा जाता है क्या? आउटकम बजट। और बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा इसी के ऊपर काम करती है कि नहीं करती? अभी पीछे सत्र चल रहा था, अभी तो समाप्त हो गया है। ठीक है, उस सत्र के अंदर हरियाणा के भी मुख्यमंत्री वगैरह ने कहा था कि हमने इतना कार्य कर दिया, ये कर दिया, हमने हर गांव के अंदर बिजली पहुंचा दी। हर बार यही बात बोलते रहते हैं वो, ठीक है, संसद के अंदर। यानी कि वो अलग से अपना एक रिपोर्ट कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कोई भी स्पीच देते हैं तो कहते हैं कि इतने नौकरी लग गए, इतने ये लग गए। तो पहले से पूरा उनका प्रगति का, ठीक है, पूरा रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने कार्य किया है, इन्होंने जो भी निर्माण किया है, जैसे अभी इन्होंने संसद के अंदर बोला है कि 30 बच्चों पे शायद एक टीचर हो, 20 बच्चों पे ऐसा कुछ था, बट अभी जो करंट के अंदर है वो 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर को रखा गया है हरियाणा सरकार के अंदर। ठीक है, तो ये उन्होंने संसद के अंदर बोला है। तो ये सारा क्या है? इनका आउटकम बजट। क्या कहते हैं उसको हम? आउटकम बजट। इस बजट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पी चिदम्बरम। किसके द्वारा? पी चिदम्बरम। कब की गई थी? 2005। कब की गई थी? 2005 के अंदर की गई थी। दोबारा देखते हैं टाइप ऑफ बजट, अलग अलग प्रकार के। कितने प्रकार के? टोटल 4। पहला कौन सा? शून्य। शून्य आधारित बजट के अंदर क्या हम पिछले साल की इनकम वगैरह को देखते हैं? नहीं। ठीक है, जो करंट ईयर है उसी से हम इसको बनाते हैं बजट को। सबसे पहले शून्य बजट को भारत के अंदर किसने जारी किया? राजीव गांधी। विश्व के अंदर सबसे पहले किसने किया था? जिमी कार्टर। किसके द्वारा? जिमी। बट इसका जनक किसको कहा जाता है? पीटर फायर। किसको? पीटर फायर। भारत के अंदर किस राज्य ने इसको अपनाया? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले किसने? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा आता है? जेंडर। जेंडर बजट के अंदर क्या होता है? महिलाओं और पुरुषों के ऊपर अलग अलग से प्रावधान या अलग अलग से फोकस किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जेंडर। 2001 में किसके ऊपर जोर दिया गया था? महिला सशक्तिकरण। अब आप देखते होगे बीजेपी सरकार एक और कहती है कि जो हमारी संसद है उस संसद के अंदर 33% महिलाएं होनी चाहिए, है ना। तो इसके तहत धीरे धीरे आने वाले महिला आरक्षित सीट अलग से रिजर्व कर दी जा रही है, हो रही है ना। अलग अलग क्षेत्र के अंदर महिला, केवल वहां से महिलाएं ही खड़ी हो सकती है। तो अलग अलग ये चीजें कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि ये भी समाज के अंदर कहां पहुंचे? आगे पहुंचे। अगला आता है कौन सा? संतुलित। संतुलित बजट के अंदर क्या होता है? आय और व्यय दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आउटकम बजट के अंदर क्या करते हैं? सरकार अपनी तारीफ करती है। क्या करती है? सरकार अपनी तारीफ ही तो करती है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने 75 लाख सरकारी नौकरियां दे दी, है ना। 75 लाख का आंकड़ा बस पूरा होने वाला है, असल में हो भी गया होगा शायद में भी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि हम 75 लाख नौकरियां देंगे, ठीक है, 2023-23 के अंदर। तो वो लगभग शायद पूरा हो गया होगा 75 लाख। ठीक है, ये हर क्षेत्र को मिलाकर थी। ठीक है, 75 लाख नौकरियां। शुरुआत किसने की थी आउटकम बजट? सबसे पहले किसने फेंकनी शुरू करी संसद में? पी चिदम्बरम। किसने? पी चिदम्बरम। इसके अंदर फेंकी जाती है बड़ी बड़ी, ठीक है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और कुछ नहीं होता आउटकम बजट के अंदर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बात करनी है किसके ऊपर है? लोक राजस्व। किसके ऊपर बात करते हैं? लोक राजस्व। ठीक है, राजस्व क्या होता है? धन वगैरह को ही कहते हैं हम राजस्व। ठीक है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस, सरकार लेन देन को, सरकार जितना भी लेन देन होता है सरकार का, वो सारा क्या होता है? लोक राजस्व। क्या होता है? लोक राजस्व। सरकार के पास इनकम आ रही है, सरकार खर्चा कर रही है, सरकार ब्याज के ऊपर पैसा ले रही है, लोन ले रही है, वो सारा क्या होता है? लोक राजस्व। तो ये जो लोक राजस्व होता है इसके अंदर दो तरीके, एक तो आय होगी, एक क्या होगा आपका? खर्च, व्यय। ठीक है, एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं। एक क्या होती है इसके अंदर? इनकम, और एक क्या होता है हमारा? एक्सपेंडिचर। एक क्या होती है? इनकम, और एक क्या होता है? एक्सपेंडिचर। जो हमारी इनकम होती है, ये इनकम दो तरीके से होती है, एक तो राजस्व आय, और एक को क्या कहते हैं हम? पूंजीगत। यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेवेन्यू इनकम भी कह सकते हो, रिसिप्ट भी कह सकते हो, एक ही बात है, मतलब एक ही निकल रहा है इनका, कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? पूंजीगत, और ये कौन सा है? राजस्व।
ऐसे ही खर्च भी दो होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर राजस्व को कितने भागों में बांटा? दो, एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर, आय और व्यय। आय को भी दो अलग अलग भागों में बांट दिया, किसके अंदर? रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल। उधर से एक्सपेंडिचर को भी दो भागों में, किस किस में? रेवेन्यू और कैपिटल। किसके अंदर? रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब हमें जानना है इनके बारे में एक एक। सार्वजनिक आय क्या होती है? सरकार की जो कुल आय होती है उसको हम सार्वजनिक आय कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था प्रोडक्शंस के कितने कारक थे? 4। पहला पूंजी, दूसरा भूमि, तीसरा श्रमिक, चौथा उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये कितने कारक थे प्रोडक्शंस के? 4। प्रोडक्शंस के कितने कारक? 4। और वहां पर हमने ये देखा था कि जो आय आ रही है, जो इनकम आ रही है, वो किन किन क्षेत्रों से? 3 प्रकार के क्षेत्र पढ़े थे। पहला था स्वरूप के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। दूसरा पढ़ा था हमने टर्म के आधार पर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तीसरा पढ़ा था हमने स्वामित्व, ओनरशिप। कौन कौन सा? निजी, सार्वजनिक और है? ऐसे बैठे हैं? हाँ जी, ठीक है। है भाई, किस कौन कौन से थे? 4 है। सहकारी, निजी, कोऑपरेटिव जी, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? सहकारी। और एक और कौन सा होता है? संगठित, जॉइंट सेक्टर जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर सरकार और निजी की भागीदारी दोनों की होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? निजी। ठीक है, ये सॉरी जॉइंट सेक्टर कहते हैं। तो वैसे वहां पर हमें देखा था आय कहां से आ रही है। अब यहां पर सरकार की जो आय है वो कहां से आ रही है? वहां पर हमने हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग देखा था। अब यहां पर हम सरकार की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम क्या कहते हैं? राजस्व। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम। दूसरा कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि वैसा आय जिसे सरकार लौटाती नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? राजस्व आय। जैसे आपने सीटी का फॉर्म भरा, कितनी फीस देते हो? कोई 100, कोई 500, 150 भी लगती है क्या? एक कैटेगरी की बात करते हैं, जर्नल की। जर्नल कैटेगरी का बच्चा जब भी फॉर्म भरता है कितने रुपए देता है उसके लिए? 500 रुपए। कितने रुपए? 500। तो वो जो 500 रुपए है वो किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। क्या सरकार आपको दोबारा से लौटा देगी? है, उसके अंदर लिखा होता है नोटिफिकेशंस के अंदर कि जो हम आपसे फीस ले रहे हैं ये फीस नॉन रिफंडेबल फीस होती है। कौन सी फीस होती है? नॉन रिफंडेबल। जब यहां की आपकी स्लिप कटती है उस स्लिप के ऊपर भी लिखा होता है नॉन रिफंडेबल फीस, लिखा था ना। किसी भी सरकमस्टांस के द्वारा इस फीस को रिफंड नहीं किया जाएगा। होता है कि नहीं होता? देखा कभी? आज देखना घर जाके, तुम्हारी स्लिप के ऊपर लिखा गया नॉन रिफंडेबल फीस होती है ये भी। ठीक है, तो वैसे ही सरकार के पास जो इनकम आ रही है उसको वापसी ना देना पड़े। ठीक है, जो वापसी देनीय ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू इनकम। क्या कहा जाता है? रेवेन्यू। अर्थात सरकार की जो देनदारी होती है वो क्या होती है? इसके अंदर शून्य है। ठीक है, अब आपने दे तो दिए, क्या आप एचएससी के चेयरमैन खदरी से अगर पेपर देने ना गए मान लो सीटी का, तो खदरी के घर जाके कह सकते हो ला 500 रुपए दे मेरे? नहीं कह सकते ना। ठीक है, तो वो उनकी क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम। इसके अंदर केंद्र सरकार का सबसे बड़ा स्रोत होता है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक बार कर को छोड़ते हैं यहीं पर, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो ये निगम कर। आगे हम अगला चैप्टर हमारा टैक्स का होगा, वहां पर जानेंगे इसको। और राज्य सरकार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? बिक्री कर। ठीक है, कौन सा कर होता है? बिक्री कर। बट यहां पर जैसे एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा रेलवे फेयर। ठीक है, जो आप रेलवे के अंदर जो टिकट वगैरह लेते हो, ठीक है, क्या यात्रा समाप्त होने के बाद में दोबारा पैसा ले लोगे? टिकट देके ले तेरी टिकट दे मेरा पैसा, ऐसा कर सकते हो? नहीं। तो सरकार की वो वहां से क्या हो रही है? इनकम हो रही है। ठीक है, फीस, कोई भी फीस होगी, सरकारी कॉलेज की फीस होगी, ठीक है, या सरकारी स्कूल की फीस होगी, या फिर कोई भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया उनकी फीस होगी, क्या वो रिफंड होती है दोबारा? नहीं होती। प्रॉफिट, सरकार का जितना भी प्रॉफिट आ रहा है जहां जहां से, ठीक है, क्या सरकार वापसी देती है? नहीं दे रही है। ठीक है, और क्या है? टैक्स, हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ वापसी दें? कुछ ही हद तक ITR भरा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, कुछ ही परसेंटेज मिलता है वो।
ठीक है, बहुत ही नाम मात्र सा ही होता है। ठीक है, अगर आपसे 10 लाख भरवाएंगे तो मान के चलो 50,000 रिटर्न क्या पता दे दे। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा राजस्व आय, जिसके अंदर वापसी कोई भी देनदारी ना हो सरकार की। ठीक है, वो क्या होता है हमारा राजस्व आय। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे तुम नौकरी लग जाओगे, तुम्हारे खाते के अंदर इनकम आएगी। ठीक है, तो वो जो इनकम है, ठीक है, वो क्या उसके ऊपर कोई देनदारी होगी किसी की? ठीक है, आपके पास मान लो इनकम आ रही है, खर्चा खुर्चा सबके निकाल दिया, बाकी जो बच गए 20,000 रुपए आपकी सेविंग है। ठीक है, उसके अंदर क्या किसी की कोई देनदारी है? नहीं। तो उसी तरीके से क्या होगा, वो आपका राजस्व इनकम या आय। दूसरा यहां पर आता है कौन सा? पूंजीगत, वैसा धन जिसे सरकार को क्या करता हो, लौटाना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम या पूंजीगत आय उसको हम कहते हैं, जिसके अंदर सरकार की क्या रहती है? देनदारी। जैसे आपने सरकारी बैंक के अंदर पैसा जमा कर दिया, ठीक है, क्या सरकार उसको जब्त कर लेगी या तुम्हारा जब मन करे तब निकलवा लोगे? हैं निकलवा लोगे ना? हाँ देखो, है ना, सरकार का ये तो हक नहीं होगा ना कि हाँ मैं नहीं देती पैसा। सरकार बोलती है, अब मान लो हरियाणा के बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है, और सरकार ये कह रही कि ना अब तुम नहीं मिलेगा, हाँ, जमा हो गया, ठीक है, कुएं में पैसा गया दोबारा नहीं निकलता, ऐसा कहते हैं सरकार? नहीं, जब मन किया तब क्या करते हैं? हमें निकाल। यानी कि सरकार की क्या होती है? देनदारी होती है, जिसके अंदर उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीगत आय। सिर्फ सरकार यहां पर बैठा कुछ समय के लिए उस पैसे को यूज करती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक नई स्कीम ले आते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर 100 बच्चे मान लो इस बैच के अंदर, हर बच्चे से मैंने मान लो ये कह दिया कि 1,000 रुपए आप डिपॉजिट जमा करवाओ। ठीक है, और किसके तौर पर? एज ए सिक्योरिटी के तौर पर। ठीक है, एज ए सिक्योरिटी के तौर पर। तो कितना पैसा हो गया है? कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, कितना पैसा हो गया? 1 लाख है। ठीक है, क्या वो पैसा मेरे लिए देनदारी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। वापसी जैसे तुम यहां से चले जाओगे, आपका बैच कंप्लीट हो गया, तो वो पैसा क्या आपको वापसी देना पड़ेगा। तुम्हारी जगह फिर नया कोई आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, और उस स्टूडेंट से भी फिर हम क्या ले लेंगे? 1,000 रुपए। तो ये 1 लाख यहां पर एज इट इज रहेगा। ठीक है, बट इसके अंदर क्या रहेगा? आता रहेगा जाता रहेगा। क्या रहेगा? आता रहेगा जाता रहेगा। जैसे बैंक के अंदर होता है, बैंक के अंदर किसी ने जमा करवाया, किसी ने निकलवा लिया, फिर जमा करवाया, निकलवा लिया, यानी कि एक जेब से निकाला दूसरी जेब के अंदर, दूसरी से निकाला तीसरी में, तीसरी से निकाला फिर पहली जेब में आ जाता है। यही चलता है ना। आपने फोन पे से किसी की पेमेंट करी, दूसरे बैंक में गई, दूसरी जेब में गई, दूसरे से पेमेंट करी, दूसरी में गई, यही होता है, यही चल रहा है। सरकार सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर दे रही है? कैशलेस। किसके ऊपर जोर दे रही है? कैशलेस। और कैशलेस के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है? कैपिटल इनकम का। सरकार को सबसे ज्यादा बेनिफिट कैशलेस पे हो रहा है, क्योंकि सरकार के ऊपर हर पैसे का उसको क्या है? ब्यौरा है उसके पास कि किसके पास कितना पैसा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे सरकार जोर किसके ऊपर दे रही है? कैशलेस के ऊपर, है ना। सरकार भारत के अंदर सबसे पहले यूपीआई लेके आए थे ये, ठीक है, यूपीआई जो आप जिसको क्यूआर कोड के नाम से जानते हो, ठीक है, इसके अंदर एक एड्रेस होता है यूपीआई का। ठीक है, ये यूपीआई है, ये अलग अलग देशों ने भारत से डिमांड करी थी कि ये तुम्हारा जो यूपीआई है हमें भी दे दो, क्योंकि इसके अंदर क्या है? ज्यादा इंटरफेयर नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सरल है। अभी तो और भी कर दिया, अब विदाउट इंटरनेट के भी 200 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना इंटरनेट के पेमेंट हो जाएगी, और वो भी खाते से ही। ठीक है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बढ़ रही है। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है? धीरे धीरे इनके ऊपर जोर दे रही है। ठीक है, तो इसलिए सरकार क्या कर रही है? कैशलेस। ठीक है, ये दूसरा केस वाला वो बाल, केस वाला बाल नहीं है, कैशलेस, पैसे वाला है कैश। ठीक है, कैशलेस। तो सबसे ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को किससे है? कैशलेस से। एक होता है यहां पर बैंक का, मैंने एग्जाम्पल बता दिया। एक होता है बॉन्ड पेपर। ठीक है, बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर क्या होता है कि जैसे कई बार सरकार या कोई समिति आपको कहेगी आप कुछ पैसा दो, आपको 10 साल के अंदर हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। होता है ना कई बार। उसके बदले आपको वो बंदा क्या देगा? बॉन्ड देगा, बॉन्ड पेपर दे देगा। ठीक है, बॉन्ड पेपर क्या होता है? एक पेज होगा, उस पेज के ऊपर वो सिग्नेचर करेगा, आपके भी उसके ऊपर सिग्नेचर रहेंगे। 10 साल के बाद में आपको वो पैसा लौटाना पड़ता है उसको, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेपर। ठीक है, अगर उसने कहा डबल तो डबल ही मिलता है। ठीक है, लगभग उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, अगर 1 साल का 10% तो 10 साल का कितना हो गया? हो गया ना डबल।
है, बस इसी का टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक और क्या होता है, एडवांस मनी। एडवांस मनी, आप कॉलेज के अंदर गए होगे, आपको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसे लिए जाते हैं, और जैसे ही आप कॉलेज के अंदर पास आउट हो जाते हो तो वो रिफंड भी होती है, फीस लेके आओगे क्या वापसी, है सब में होती है बेटा, कॉलेज में भी होती है, 1000 रुपए होती है कॉलेज की। जब आपकी स्टार्टिंग की फीस स्लिप होती है उसके अंदर लिखा भी होता है, सब के अंदर होती है, कॉलेज में भी होती है, हॉस्टल की तो अलग से होती है। ठीक है, सब जगह होती है ये। ठीक है, आने वाले हमारे इंस्टीट्यूट में भी कर देंगे। ठीक है, ये डिपॉजिट वो होता है, अगर कल ना उधर आपकी कोई संपत्ति को नष्ट करते हो तो वो जो डिपॉजिट होता है उसको जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, यहां पर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए ना, कोई भी चेयर को खराब कर दे, अब तुम दोगे तो नहीं ऐसे पैसा, ठीक है, जब्त कर लेंगे सिक्योरिटी को, है ना, है ना, कर दे, है नई साल पे कर दे, अरे वाह बहुत अच्छा आइडिया दिया। ठीक है, तो यहां पर ये होता है राजस्व आय, और क्या होता है, पूंजीगत आय। आया समझ में? पूंजीगत आय कौन सी होती है, जिसमें सरकार की क्या हो, देनदारी। और क्या राजस्व आय के अंदर देनदारी होती है ना, सरकार का वहां पर क्या होता है, कंप्लीटली प्रॉफिट होता है, सरकार के पास क्या होता है, वो कंप्लीटली प्रॉफिट है। अगला आता है हमारा सार्वजनिक व्यय। कौन सा, सार्वजनिक व्यय। इस व्यय के अंदर क्या होता है, कुल खर्चा होता है सरकार का, कंप्लीट जो खर्चा होता है उस खर्चे को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक व्यय। ये भी कितने प्रकार का, दो, एक को क्या कहते हैं, पूंजीगत, और एक को क्या कहते हैं, राजस्व। एक क्या होता है पूंजीगत, एक क्या होता है राजस्व, दो होते हैं। ठीक है, अब पूंजीगत के अंदर क्या होता है, एक वर्ष में प्रारंभ होकर कई वर्षों तक धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, जो खर्चा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, खर्च होता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा इधर उकलाना के पास एक पुल बन रहा है, ठीक है, क्या उसमें एकदम से इन्वेस्टमेंट करके एकदम से हो गया, बन के तैयार हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी सड़क है, कोई भी पुल है, एयरपोर्ट है या कॉलेज है, ठीक है, उनके अंदर क्या धीरे धीरे खर्चा होता चलता रहता है, क्या धीरे धीरे खर्चा, जिसके अंदर धीरे धीरे खर्चा होता है, भारत या देश के अंदर ढांचागत जो विकास होता है वो विकास किसके तहत होता है, आपका पूंजीगत व्यय। किसके तहत होता है, पूंजीगत व्यय, यानी कि जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितने भी हमारे ढांचागत विकास के तहत जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट क्या होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। ठीक है, और जो ये जो पुल बनाए जा रहे हैं, क्या ये 1-2 साल के लिए बनाते हैं या 25-30 सालों के लिए है, लगभग 50 से 100 सालों के आसपास बना लेते हैं, इनके बीच का टाइम पीरियड होता है इनका। ठीक है, आजकल तो इतने चलते नहीं है, पहले ढह जाते हैं ना, अभी पीछे बिहार के अंदर पुल ढह गया था काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपका पूंजीगत है। दूसरा कौन सा आता है आपका, राजस्व। दूसरा कौन सा आता है आपका इसके अंदर, राजस्व। राजस्व के अंदर क्या आता है, व्यय अल्पकालीन और छोटा होता है, कुछ ही समय के लिए इसके अंदर क्या किया जाता है, इन्वेस्ट। ठीक है, और यह वर्ष के क्या होता है, प्रारंभ में, और उसी वर्ष क्या हो जाता है, समाप्त। 1 साल के अंदर ही यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर को खर्च कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे सहायता राशि, सरकार ने यहाँ पर एक योजना शुरू करी है किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि योजना, देखा होगा, 70,000 करोड़ रुपए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर साल। ठीक है, एक किसान को महीना का 500 रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, एक साल के अंदर 2-2 हजार की 3 किस्तें आ रही हैं, 6,000 रुपए आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, साल के 6,000, महीने का कितना हो गया, 500, टोटल 70,000 करोड़ बता रहे हैं इसको। ठीक है, अगर उसी 70,000 करोड़ से अगर सरकार किसानों को दे रही है, अगर उसी 70,000 करोड़ से किसी भी क्षेत्र के अंदर मान लो एक खाद का प्लांट बना दे, और उस प्लांट बनाने के बाद में उस खाद के ऊपर सब्सिडी दे दे, अभी डीएपी का कट्टा कितने का है, 1100-1300 को बोल रहे हैं, 1100 का मिल रहा अभी देखो 1300, 1400, 1300, 1400 यही चलता है इसका रेट है। ठीक है, सब्सिडी करके उसको आधा कर दे। किसान ज्यादा खुश तब होता है जब वो चीज सस्ते के अंदर लेके आता है, ना कि वो सरकार से पैसा लेकर खुश होता है। ठीक है, 2000 की इतनी खुशी नहीं होती, डीएपी का कट्टा 50 रुपए सस्ता लेने से खुशी होती है जो, ठीक है, होती है ना। ठीक है, तो इसलिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, आर्थिक सहायता कभी भी नहीं देनी चाहिए। आर्थिक सहायता का मतलब होता है सरकार हमें क्या बना रही है, आलसी बना रही है। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर 2000 तो आ ही जाएंगे, 2 महीने के आराम से गुजारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रोटी कम खा लेंगे, है ना। ठीक है, तो हम क्या हो रहे हैं, आलसी।
सब्सिडी, अलग अलग चीजों के ऊपर सब्सिडी आ रही है, क्या वो सब्सिडी चलती रहती है? कुछ ही टाइम के लिए होती है ना, ठीक है। सब्सिडी भी क्या होती है? कुछ ही टाइम के लिए। अब ये आर्थिक सहायता जो दे रही है कभी भी बंद भी कर सकती है इसको, कोई जरूरी तो नहीं है लंबे समय तक चलाना इसको, तो इसको क्या कर सकती है? बंद भी कर सकती है। तो ये हो गया हमारे एक्सपेंडिचर, यानी कि जो लंबे समय तक एक्सपेंडिचर चलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीगत। और जो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको हम क्या कहते हैं? राजस्व। शॉर्ट टर्म वाले को क्या कहते हैं? राजस्व। इनकम के अंदर जिस इनकम के ऊपर सरकार की देनदारी होती है वो कौन सी इनकम होती है? पूंजी, कैपिटल इनकम, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट जिसको हम कहते हैं। और जिसके ऊपर देनदारी नहीं होती सरकार का जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यहां से क्वेश्चन आएगा। ये चार मैंने जो डेफिनेशंस करवाई है, ठीक है, ये पब्लिक फाइनेंस के अंदर, तो यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर सीधा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे खर्चा वगैरह है, ठीक है, ये चीजों के बारे में पूछता है, ठीक है। एक आता है आपका डेफिसिट, घाटा। घाटा क्या होता है? ठीक है, घाटा क्या होता है? जब हमारी इनकम कम और खर्चा क्या हो? ज्यादा, तब क्या होता है? घाटा। तब क्या होता है? घाटा। इंग्लिश में इसको कहते हैं यहां पर डेफिसिट। क्या कहते हैं? डेफिसिट। ये घाटे भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक घाटा वो जो घर वालों को बताया जाता है, एक वो घाटा जो यार मित्रों को बताते हैं, एक वो घाटा जो हमारे जहन के अंदर होता है ठीक है। अलग अलग प्रकार के घाटे होते हैं, ठीक है। आज तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, वो घाटा दिन वाला है ना, हर रोज का घाटा होता है। तो सबसे पहले आता है राजस्व घाटा। यहां से आपके एग्जाम के अंदर ये चीज सीधी पूछी जाती है, ठीक है, कि राजस्व घाटा क्या होता है, ठीक है। राजस्व का मतलब क्या है? रेवेन्यू। राजस्व का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। यानी कि जितना रेवेन्यू हमारे पास इनकम थी, पीछे हम करके आए थे ना, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम घटा देते हैं कि इसमें से, सॉरी, इनकम में से क्या निकाल देते हैं? एक्सपेंडिचर। अगर हमारा खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो वो कौन सा घाटा बचेगा हमारे पास? राजस्व घाटा। अगर राजस्व इनकम जो है वो है कम और राजस्व घाटा है वो है ज्यादा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा। खर्चा ज्यादा, आय कम, खर्चा ज्यादा, आय कम, किस में से? राजस्व में से, रेवेन्यू में से, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू घाटा। ऐसे ही आता है आपका कैपिटल डेफिसिट, ठीक है, यानी कि पूंजीगत घाटा जिसको कहते हैं। पूंजीगत जो हमारा खर्चा होता है उस खर्चे में से क्या निकाल दें? इनकम, ठीक है, उस खर्चे में से क्या निकाल दें? इनकम। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? पूंजीगत घाटा। क्या बच जाएगा? पूंजीगत। आज सार्वजनिक घाटा कौन सा होता है? ठीक है, पब्लिक डेफिसिट जिसको हम कहते हैं। सार्वजनिक जो व्यय होता है उसमें से क्या निकाल दें? सार्वजनिक इनकम। तो क्या बचेगा? घाटा। अब देखो जो सार्वजनिक जो घाटा है इसको देखते हैं हम यहां पर, ठीक है। अब इसने कहा है सार्वजनिक घाटा कौन सा होता है? इस आय में से, ठीक है, मान लो ये जो खर्च है, अगर खर्च ज्यादा हो गया और इनकम हमारी रहेगी कम, तो क्या हो जाएगा? कौन सा घाटा? सार्वजनिक है। अगर हमारा रेवेन्यू के अंदर, अगर रेवेन्यू के अंदर हमें घाटा कब होएगा? जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम क्या होगी? कम, तब कौन सा घाटा होगा? राजस्व घाटा। अगर कैपिटल के अंदर हम देखते हैं एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और खर्चा हो गया हमारा कम, तो कौन सा घाटा? पूंजीगत घाटा। कौन सा घाटा? पूंजीगत। इन्हीं के फार्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास राजस्व आय तो आया 100 करोड़, ठीक है, और पूंजीगत जो आय है ये तो ज्यादा ही आएगी, इसको मान लेते हैं हम 400 करोड़, ठीक है, करोड़ों में आते हैं सरकार का। अभी भी 70,000 करोड़ रुपए सरकार घाटे में चल रही है, ठीक है, 70,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर मान लेते हैं हम 120 करोड़, ठीक है, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कितना? 120 करोड़। और जो पूंजीगत व्यय है इसको मान लेते हैं हम 470 करोड़, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ राजस्व घाटा कितना है? कितने करोड़ का? 20 करोड़ का। ये 100 है, यहां पर ये है आपका 120, तो कितना हो गया? 120। अब मैं बात करता हूं कैपिटल डेफिसिट की, यानी कि पूंजीगत घाटा। पूंजीगत घाटा कितना हो गया? कितना हो गया? 70 करोड़। अब आपसे सीधा यह पूछ लिया जाए सार्वजनिक घाटा कितना है? कितना हो गया? 90। या तो इन दोनों की इनकम को जोड़ लो, ठीक है, इन दोनों की इनकम क्या होगी? सार्वजनिक इनकम। कौन सी इनकम? सार्वजनिक। कितना हो गया टोटल? 500 करोड़।
और इधर खर्चा कितना हो गया टोटल, ये इधर है आपका 470, ये है 120, तो कितना हो गया 590, इधर 500 उधर 590 खर्चा। ठीक है, अब कल ना तुम नौकरी लग जाओगे, ठीक है, शादी विवाह हो जाएगा, उसके बाद में तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इनकम तुम्हारी कम होगी। ठीक है, फिर तुम क्या निकालोगे, घाटा। क्या निकालोगे, घाटा, है ना। ठीक है, तो इसलिए पहले से ही अपने इनकम का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो घाटा चलेगा पूरी उम्र। और जब घर में घाटा होगा तो क्लेश होते हैं सबसे ज्यादा, देखते होगे, हैं, देखते हो हाँ होता है। ठीक है, हमेशा जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमेशा कम रहना चाहिए। डॉक्टर की छोड़ तो तेरी देख ठीक है बस, ठीक है, बाद में बतलाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो एक्सपेंडिचर है ये हमेशा क्या होना चाहिए, कम। जिसका खर्चा कम होता है, इनकम ज्यादा होती है, वहीं पर खुशहाली होती है, उसी देश के अंदर खुशहाली होगी। देख लेना हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जो देश टॉप के ऊपर होता है उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो कम होता है और इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती होती है। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लोगे, आपसे खर्चा पूछा जाएगा, आपसे सीधा ये पूछा जाएगा कि जो सार्वजनिक डेफिसिट, सार्वजनिक घाटा जो होता है वो क्या होता है। आपको नीचे 3-4 ऑप्शंस के अंदर दे देगा, रेवेन्यू आय माइनस राजस्व व्यय। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस बना बना के 4 दे देगा, तो वहां से आपको निकालना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर कौन सा, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर क्या सीख लिया, घाटा। कुछ घाटे के अंदर बात कर लेंगे हम अगली क्लास के अंदर, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, राजकोषीय घाटा। ये बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, देश की ग्रोथ इसी के ऊपर डिपेंड करती है, किस देश का कितना राजस्व घाटा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में।